नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है बुढ़ापे की धोखा। आज शकुंतला जी का मन बहुत विचलित था। लगातार अपने बेटे को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा था। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। आखिरकार परेशान होकर फ़ोन रखते हुए उदासी भरे स्वर में अपनी बेटी से कहने लगी, प्रिया, इतना भी क्या व्यस्त हो गया तेरा भाई, जो इतने फ़ोन करने के बाद भी कोई जवाब ही नहीं देता। तभी अपनी माँ को हौसला देते हुए प्रिया बोली, अरे माँ, तुम भी हद करती हो। जब भाई ने एक बार फ़ोन नहीं उठाया तो बार बार फ़ोन करने की क्या फ़ायदा। बिना बात ही खुद भी परेशान हो रही हो और उन्हें भी परेशान कर देती हो, और फिर गुस्से में अगर भैया कुछ बोल देंगे तो तुम्हारी आंखों में से आंसू बहने लगेंगे। अरे, इस समय अपनी नौकरी में व्यस्त होंगे, कितना काम होता होगा उन्हें। अब ऐसे में अपना काम देखेंगे या तुमसे फ़ोन पर बात ही करते रहेंगे। हाँ प्रिया, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। बेचारा मेरा बच्चा इतना काम करता है, उसे फुर्सत ही कहाँ होगी। अब मैं उसे बार बार फ़ोन करके परेशान नहीं करूँगी। जब उसे फुर्सत होगी तब वह खुद ही फ़ोन कर लेगा। इतना कहकर शकुंतला जी खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। शकुंतला जी उस दिन को याद करने लगी जब उनके बेटे पंकज का जन्म हुआ था। शकुंतला जी और उनके पति की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वर्षों की तमन्ना पूरी हुई थी जब शादी के पूरे 10 वर्षों बाद उन्हें माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन वह खुशी भी गम में बदल गई जब उन्हें यह मालूम पड़ा कि उनके बच्चे की तो दोनों टांगें पूर्ण रूप से विकसित ही नहीं हुई है। पति पत्नी की तो जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर ने बताया कि भविष्य में उनका बेटा शायद अपने पैरों पर चल भी नहीं पाएगा, लेकिन साथ में यह भी कहा कि यदि बच्चे को सही इलाज और अच्छी देखभाल मिले तो शायद उसकी टांगों में जान वापस आ सकती है। फिर साहस जुटाकर शकुंतला जी ने निर्णय लिया कि वह अपने बेटे की सेवा में दिन रात एक कर देगी, जिस कारण उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से भी त्याग पत्र दे दिया और पूरी लगन के साथ उन्होंने पंकज की देखभाल में जुटी रही। इधर किशोर जी भी ओवर टाइम करके अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे जुटाने लगे और इसके बड़े से बड़े अस्पताल में ले जाकर अपने बेटों का इलाज करवाया। ईश्वर की कृपा और माँ बाप की तपस्या का यह फल हुआ कि उनका बेटा 2-3 वर्षों में ही तंदुरुस्त हो गया। माता पिता को तो मानो दुनिया के सारे धन दौलत ही मिल गई हो। उसके बाद उनके घर उनकी बेटी प्रिया का जन्म हुआ। हर माँ बाप की तरह शकुंतला जी और किशोर जी के भी अरमान थे कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाए और बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, चाहे उसके लिए उन्हें मन मार कर ही क्यों ना गुजारा करना पड़े। आखिरकार बेटा बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। ऐसी सोच रखते हुए उन्होंने अपने बेटे को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। एक दिन अपने बेटे को कामयाब बनाने का उनका एकाएक सपना पूरा भी हो गया, लेकिन उसके कुछ समय बाद किशोर जी हृदयघात के कारण इस दुनिया से चल बसे। अतीत की यादों में खोई शकुंतला जी भूल ही गई थी कि उन्होंने गैस पर दूध चढ़ाया है। तभी प्रिया अंदर आई और बोली, अरे माँ, कहाँ खो गई हो? सारा दूध उबल कर गिर गया। शकुंतला जी हड़बड़ाकर सारा दूध साफ करने लगी। तभी फ़ोन की घंटी बजने की आवाज़ आई।
माँ, लगता है तुम्हारे लाडले बेटे का फ़ोन आया है। कहते हुए प्रिया दौड़कर गई और फ़ोन उठाकर स्पीकर पर लगा दिया। अभी उसने हेलो बोला ही था कि इस समय पंकज भड़कते हुए बोला कि माँ, क्या परेशानी है? क्यों बार बार फ़ोन करके मुझे परेशान करती रहती हो? तुम्हें तो कोई काम है नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि बाकी सभी लोग भी खाली बैठे रहेंगे और तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करते रहेंगे और कुछ बोलोगे या फ़ोन रखूं? अपने भाई का ऐसा रूखा व्यवहार देखकर प्रिया हैरान रह गई और बोली, तुम मुझे कुछ बोलने दोगे तो बोलूँगी ना। यह सुनकर पंकज चुप हो गया तो प्रिया ने कहा, मुझे कोई काम नहीं था, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है ना, इसीलिए तुम्हारी चिंता सताती रहती है, क्योंकि तुम्हारा ऐसा व्यवहार देखकर भी वह कहने को तैयार ही नहीं होती कि अब उनका बेटा उनका रहा ही नहीं। तभी शकुंतला जी उसके हाथ से फ़ोन खींचते हुए बोली, यह कैसी बातें कर रही हो प्रिया? कोई तमीज़ है या नहीं? अपने बड़े भाई से कोई इस तरह से बात करता है? चल जा यहाँ से। प्रिया आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली गई। तभी शकुंतला जी फ़ोन पर अपने बेटे से बात करने लगी। तभी पंकज गुस्से में बोला, माँ, बहुत जुबान चलने लगी है इसकी, बड़े छोटे का लिहाज ही नहीं है। फिर कहने लगा, माँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। दरअसल बात यह है कि मैं कुछ समय पहले ही घर पर रिपेयर का काम शुरू करवाया है और कुछ दिनों से आपकी बहू की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। उसे भी डॉक्टर के पास लेकर जाना है, इसीलिए महीने का बजट भी गड़बड़ा गया है। आपसे हो सके तो कुछ पैसों का इंतज़ाम कर दो, बाकी सब मैं देख लूँगा। एक बार घर के रिपेयर का काम हो जाएगा, उसके बाद मैं आप दोनों को यहीं बेंगलुरु में अपने पास बुला लूँगा। फिर हम सब एक साथ रहेंगे, इसीलिए तो घर की रिपेयर करवा रहा हूँ। फिर शकुंतला जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, पैसों का इंतज़ाम तो मैं करवा दूँगी। तू बस यह बता कि तुझे कितने पैसे और कितने दिनों के लिए चाहिए। अपनी माँ की यह बात सुनकर पंकज को गुस्सा आ गया और बोला, यह क्या बात हुई माँ? कितने समय के लिए चाहिए? यह आपका क्या मतलब है? दरअसल बेटा, बात यह है कि सारे पैसे देकर हमारे पास केवल यह एक घर ही बचा है। इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है हमारे पास। यहाँ तक कि अपने सोने के जेवर जो मैंने प्रिया के लिए रखे थे, वह भी मैं तुझे दे चुकी हूँ। जब तूने कहा था कि आरती की माँ यानी शांति जी की तबीयत खराब है, तब उनके इलाज के लिए तुम्हें पैसे चाहिए थे। बेटा, तूने तब कहा था कि मैं जल्दी ही पैसे लौटाकर आपके गहने आपको वापस दे दूँगा, लेकिन वह भी तुमने अब तक नहीं दिया। बेटा, तेरी बहन भी अब छोटी बच्ची नहीं रही, कॉलेज में पढ़ रही है। 2-4 साल के बाद उसकी शादी के बारे में भी सोचना है। अरे माँ, तुम उस बात की चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब संभालूँगा। एक बार रिपेयर का काम ख़त्म हो जाने दो, उसके बाद मैं सबसे पहले आपके जेवर ही छुड़वा दूँगा, बाकी की उधारी बाद में चुकता करूँगा। बेटे की यह बात सुनकर शकुंतला जी बोली, बेटा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैं कहीं से उधार लेने का इंतज़ाम करती हूँ। फिर पंकज बोला, माँ, इस बार मुझे कुछ ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। 80,000 से काम नहीं चलेगा, इस बार मुझे 5 लाख की ज़रूरत है। बेटे की यह बात सुनकर माँ हैरान रह गई और सोचने लगी कि इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम मैं कैसे करूँगी। तभी पंकज बोला, एक काम कीजिए माँ, आप घर को गिरवी रख दीजिए। घर गिरवी रख कर हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन घर गिरवी रखने की बात सुनकर शकुंतला जी ने साफ साफ मना कर दिया और बोली, बेटा, ले देकर यह मकान ही है हमारे पास, अगर इसे भी गिरवी रख देंगे तो हम कहाँ भटकते फिरेंगे। तभी पंकज बोला, अरे माँ,
आप भी हद करती हैं। अपने बेटे पर इतना भी विश्वास नहीं है क्या आपको? अब आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। अपने बेटे की बातों में आकर शकुंतला जी ने अपनी इकलौती बड़ी संपत्ति को भी गिरवी रख दिया। इसके बदले उन्हें 10 लाख रुपए मिले। हालांकि प्रिया अपनी माँ को बार बार समझाती रह गई कि माँ, घर गिरवी मत रखो, कल को अगर भैया ने पैसे वापस नहीं किया तो हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन शकुंतला जी ने अपनी बेटी की एक बात ना सुनी और कहने लगी, मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है, ना जाने तू क्यों अपने भाई को गलत समझती है। प्रिया कुछ कहने ही लगी थी, तभी शकुंतला जी बोली, अच्छा अब ज़्यादा बात मत कर, घर के फैसले लेने के लिए अभी इस घर की बड़ी मैं मौजूद हूँ। तुम चुप रहोगी तो अच्छा रहेगा। अगर मुश्किल वक्त में मैं ही अपने बेटे का साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा। और उसने तो इतना तक कहा है कि एक बार घर का काम पूरा हो जाएगा तो हम दोनों को उसके घर में उसके साथ ही रहेंगे। तेरी शादी का खर्चा भी वह देख लेगा। शकुंतला जी ने अपनी बेटी की एक बात ना सुनी और घर को गिरवी रख दिया। लेकिन प्रिया के बहुत कहने पर उन्होंने उसमें से 5 लाख की रकम बचाकर अपने पास रख ली। प्रिया बोली, माँ, आपसे भैया ने 5 लाख देने को कहा है तो बस 5 लाख ही दो, बाकी के पैसे अपने खाते में जमा करवा दो। और एक बात का खास ध्यान रखना, उन्हें यह मत बताना कि आपको कितने पैसे मिले हैं, नहीं तो वह किसी न किसी बहाने बाकी के पैसे भी आपसे ले लेंगे। शकुंतला जी के घुटनों में बहुत समय से दर्द था तो उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन करके कहा, बेटा, जब पैसे लेने के लिए यहाँ आओगे तो कुछ दिन निकाल कर आना। मेरे घुटनों का दर्द बढ़ता जा रहा है, रोज़ रोज़ का दर्द अब सहन नहीं हो पा रहा। किसी अच्छे डॉक्टर से मेरा इलाज करवा देना। इतना कहने की देर थी कि पंकज अपनी पत्नी आरती के साथ अगले दिन सुबह ही उनके पास पहुंच गया। वह दोनों मुस्कुराते हुए अपनी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगे। तभी आरती ने कहा, माँ, आप भी कभी कभी बेंगलुरु आ जाया कीजिए, वह भी आपका ही घर है। तभी शकुंतला जी ने कहा, बहू, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे घर की रिपेयर का काम पूरा हो जाएगा तो हम तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ ही रहेंगे। क्यों पंकज, ठीक कहा ना मैंने? इतनी बात सुनते ही आरती के चेहरे की मुस्कुराहट तो जैसे कहीं गायब हो गई और पंकज को घूर कर देखने लगी। तभी पंकज भी झूठी मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ आरती, माँ ने हमारे घर की रिपेयर के लिए सारी रकम का इंतज़ाम कर लिया है। अब जल्दी से घर की रिपेयर हो जाएगी तो फिर वह भी हमारे साथ ही रहेंगे। पंकज का इशारा समझकर आरती अपने चेहरे पर फेक सी मुस्कान बिखेरते हुए बोली, अरे हाँ, वह भी तो आप लोगों का ही घर है। और फिर जब तक घर में कोई बड़ा बुजुर्ग ना हो तब तक घर घर नहीं कहलाता। आरती जल्दी से रसोई में जाकर चाय नाश्ता बनाने में प्रिया की मदद करने लगी और सब कुछ ट्रे में रख कर ले आई। तभी पंकज अपनी माँ से बोला, माँ, वह मुझे पैसे दे दीजिए, मैं बैंक की तरफ ही जा रहा हूँ। कोई काम था, आप पैसे दे देंगे तो अपने खाते में जमा करवा दूँगा, जिससे आपकी चिंता भी दूर हो जाएगी। नहीं तो गांव हो या शहर, हर जगह चोरी का बहुत डर रहता है। प्रिया ने पैसों से भरा बैग अपनी माँ को दे दिया, जिसे शकुंतला जी ने 5 लाख रुपए निकालकर अपने बेटे के हाथ में थमा दिए। पैसे देकर वे दोनों ऐसे खुश हो गए मानो उन्हें जन्नत मिल गई हो। तभी पंकज बोला, लेकिन माँ, घर गिरवी रखकर कम से कम 8 से 10 लाख तो आपको मिले हुए होंगे, बाकी के पैसे कहाँ हैं? तब शकुंतला जी और उनकी बेटी प्रिया एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर शकुंतला जी बोली, हाँ बेटा, 10 लाख रुपए मिले थे, लेकिन प्रिया की शादी के लिए भी तो कुछ पैसे बचा कर रखने थे।
इसीलिए उन पैसों में से 5 लाख तेरी बहन की शादी के लिए बैंक में जमा करवा दूंगी। 1-2 साल में कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसके भी तो हाथ पीले करने हैं। तुम तो अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन जी रहे हो। एक बार इसकी भी शादी हो जाए तो मैं गंगा नहा लूँ। बस इतना सुनने की देर थी कि पंकज गुस्से में बोला, माँ, आपने तो मुझे एक पल में ही पराया कर दिया। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ। अगर विश्वास होता तो सारे पैसे मेरे हाथों में रखती ना आप। ठीक है, कोई बात नहीं। जब भरोसा ही नहीं तो फिर इन सब बातों का क्या फ़ायदा। तभी शकुंतला जी बोली, अरे बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर किस पर भरोसा करूँगी मैं? अगर तू कहता है तो बाकी के पैसे भी मैं तुझे दे देती हूँ। जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुमसे मांग लूँगी। तभी पंकज बोला, हाँ माँ, आपके ही पैसे हैं, हम तो बस इन्हें संभाल कर रख देंगे। इतना कहते ही पंकज ने 10 लाख रुपए अपनी माँ से लिए और बैंक में जमा करवाने के लिए निकल गया। आरती भी उसके साथ ही चली गई। उनके जाने के बाद प्रिया ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं आपसे पहले ही कहा था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए आप यह पैसे भैया को नहीं देंगे, लेकिन आप फिर भी नहीं मानी। तभी शकुंतला जी बोली, तो क्या हुआ बेटा, वह तेरा भाई है। पैसे हमारे पास पड़े हो या उसके पास, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा कहकर शकुंतला जी अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह शकुंतला जी नींद से जागी तो उनके बेटा और बहू अपने बैग लेकर उनके पास आए और बोले, अच्छा माँ, हम चलते हैं। यह देखकर शकुंतला जी और प्रिया हैरान रह गईं। तभी शकुंतला जी बोली, बेटा, तुम तो यहाँ कुछ दिन रुकने वाले थे ना? मुझे डॉक्टर के पास भी तो दिखाना था, भूल गए क्या? नहीं माँ, लेकिन बात ऐसी है कि मुझे कोई ज़रूरी काम आ गया है, इसीलिए हमें जाना होगा। कुछ दिनों बाद वापस आकर आपको किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। ऐसा कहकर वे दोनों अपने घर वापस चले गए। प्रिया बोली, मैं जानती थी कि भैया यहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए आए थे, मतलब निकल गया तो चलते बने। प्रिया की आवाज़ सुनकर शकुंतला जी भी सोच विचार में पड़ गई। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। कभी शकुंतला जी अपने बेटे पंकज को फ़ोन लगाती तो कभी प्रिया, लेकिन वह कभी फ़ोन ही नहीं उठाता और गलती से कभी उठा भी लेता तो मीटिंग में होने का या फिर ड्राइविंग करने का बहाना बनाकर बात को रफा दफा कर देता और अभी कॉल करता हूँ यह कहकर फ़ोन काट देता। कभी आरती को फ़ोन करते तो जवाब मिलता कि अभी अभी नहाने गए हैं या फिर किसी काम से बाहर गए हैं, और वह भी बहाना बनाकर उन्हें टाल देती। 2 महीनों से उन्होंने बैंक की किस्त नहीं भरी थी। बैंक से लगातार नोटिस आ रहे थे, लेकिन शकुंतला जी करती तो क्या, अपना घर गिरवी रखकर जिसे अपना सारा पैसा दे दिया था वह तो उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। जब शकुंतला जी के पास कोई और चारा नहीं बचा तो अपनी बेटी प्रिया के साथ लेकर शहर के लिए निकल पड़ी। जब अपने बेटे के घर पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और जब दरवाज़ा खुला तो उन्होंने देखा कि वहां तो कोई और ही लोग रह रहे थे। शकुंतला जी और प्रिया उन्हें देखकर हैरान रह गए। पूछने पर उन्होंने बताया कि वह घर अब उन्होंने खरीद लिया है। इससे पहले वह जिनके घर था वह यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए, लेकिन वह कहाँ गए यह उन्हें मालूम नहीं था। यह सुनकर शकुंतला जी निराश हो गई और स्वयं को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। उस शहर में वहाँ किसी और को भी नहीं जानती थी, इसीलिए वह कहीं और भी नहीं जा सकती थी। इसीलिए प्रिया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से अपने भाई को फ़ोन लगाया, लेकिन तभी पंकज ने फ़ोन नहीं उठाया। प्रिया आसपास के लोगों से पूछने लगी, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं था। थक हार कर वे लोग अभी वापस जाने ही लगे थे कि इतने में एक कोरियर वाला आया
जो पंकज के नाम का पार्सल लेकर आया था। पंकज को वहां ना पाकर वह पार्सल पर लिखे नंबर पर फ़ोन करने लगा और बोला, सर मैं आपका पार्सल लेकर आया हूँ, आप मुझे अपना नया एड्रेस बता दीजिए, मैं वहीं आ जाता हूँ। प्रिया ने जब यह बात सुनी तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह कोरियर वाले से बोली, भैया कहीं आप पंकज से बात तो नहीं कर रहे थे? तभी कोरियर वाले ने उसकी ओर देखा और बोला, जी हाँ, उन्हीं से बात कर रहा था, लेकिन आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? भैया दरअसल वह मेरे भाई हैं, आज उनका जन्मदिन है और हम उन्हें सरप्राइज देना चाहते थे, इसीलिए हम उन्हें बिना बताए ही आ गए। तो पता चला कि वह अब कहीं और रहते हैं। यदि आप उनका नया एड्रेस हमें बता देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उनकी बात सुनकर कोरियर वाले ने एक पेपर पर उन्हें पंकज की बिल्डिंग का पता लिखकर दे दिया। थोड़ी ही देर में शकुंतला जी और प्रिया ऑटो में बैठकर उस बिल्डिंग के सामने पहुंच गए जहां पंकज ने अपना फ्लैट खरीदा था। पंकज का फ्लैट एक बहुत ही बड़ी सोसाइटी में था जहां ऊंची ऊंची बहुमंजिला इमारतें बनी हुई थी। शकुंतला जी ने इतनी ऊंची इमारतें पहली बार देखी थी। अपनी बेटी से बोली, हे भगवान, देख तो प्रिया, यह इमारतें कैसे आसमान को छू रही है। वे दोनों जैसे ही अंदर जाने लगी तो गार्ड उन्हें सोसाइटी के अंदर जाने से रोक दिया। कोरियर वाले ने तो गार्ड को पार्सल पकड़ाया और नाम बताकर चलता बना, परंतु वह माँ बेटी सोसाइटी के बाहर खड़ी की खड़ी रह गई और पंकज का इंतज़ार करती रही। कई बार गार्ड को नाम बताकर कहा कि वह मेरे भैया को खबर कर दे कि उनकी माँ और बहन गांव से आई है, लेकिन गार्ड तो उनकी बातों पर यकीन ही नहीं कर रहा था। शकुंतला जी एक पुरानी सी साड़ी पहनी हुई और प्रिया ने भी बहुत साधारण सा सलवार सूट पहना था। शकुंतला जी बार बार उन्हें उम्मीद भरी नज़रों से देखे जा रही थी। फिर प्रिया ने गार्ड से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वह उनका यकीन करे और उसके भाई पंकज को उनके आने की सूचना दे दे या फिर उन्हें ही अंदर जाने दे। लेकिन इस पर गार्ड ने कहा, तुम लोगों को तो कोई काम है नहीं, बड़ी बड़ी इमारतें देखा नहीं कि काम मांगने के लिए आ गए। लेकिन इस सोसाइटी में काम करने वाली ऐसी ही नहीं रखी जाती। इन घरों में जो काम करती है सबसे पहले उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाता है, तब कहीं जाकर उन्हें काम पर रखा जाता है। तभी शकुंतला जी बोली, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं कि हम आपको काम वाली बाई नज़र आते हैं? हम किसी के घर काम करने वाले नौकर नहीं हैं। हमारा बेटा इस बिल्डिंग में रहता है, हम तभी उससे मिलने आए हैं। यह सुनकर गार्ड हंसने लगा और बोला, लेकिन तुम्हारी हालत को देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हारा बेटा इतनी बड़ी बिल्डिंग में रहता है। गार्ड की यह आवाज़ सुनकर प्रिया को गुस्सा आ गया और बोली, आप मेरी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? क्या आपको बात करने की तमीज़ नहीं है? अगर मेरे भैया को पता चला कि आपने हमसे ऐसी बातें की है तो वह आपको छोड़ेंगे नहीं। तभी उस बिल्डिंग में रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति आए, प्रिया से पूछने लगे, आखिर क्या बात है? तब प्रिया ने सारी बातें उन्हें बताई। फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने गार्ड से कहा कि यदि वह कह रही हैं कि उसका भाई इस बिल्डिंग में रहता है तो मान क्यों नहीं लेते? फिर गार्ड ने कहा, लेकिन इन लोगों को देखकर मुझे नहीं लगता कि इनका बेटा इस बिल्डिंग में रहता होगा। परंतु बुजुर्ग अंकल के बार बार कहने पर गार्ड ने उन्हें अंदर जाने दिया। शकुंतला जी अपनी बेटी के साथ सोसाइटी के अंदर तो आ गई, परंतु अब कहाँ जाए, यह सोच सोच कर वे दोनों परेशान थी। एक एक बिल्डिंग में ही सैकड़ों मकान बने हुए थे और ना जाने कितनी ऐसी इमारतें वहाँ खड़ी थी। तभी प्रिया की नज़र सामने से आ रहे उसके भाई पंकज पर पड़ी। पंकज के साथ उसके कुछ खास दोस्त भी थे। पंकज ने फ्लैट के बाहर पहुंचकर बेल बजाई। पंकज को देखते ही प्रिया अपनी मां को लेकर उसकी ओर तेजी से बढ़ी। इस समय आरती ने दरवाज़ा खोला तो शकुंतला जी अपने बेटे पंकज को गले लगा पड़ी और रोते हुए कहने लगी, बेटा कहाँ था तू?
कब से हम तुझे ढूंढ रहे थे। क्या तुझे मालूम है, गार्ड ने हमें 2 घंटे से बाहर ही रोक रखा था और वह तो हमें काम वाली बाई तक बोल रहा था। तूने नया घर ले लिया और हमें बताया भी नहीं। फिर अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए बोली, चल वह सब छोड़, यह बता तू कैसा है। शकुंतला जी और प्रिया सुबह से यहाँ वहाँ भटक रहे थे, जिस कारण उनकी हालत खराब हो चुकी थी और उनके कपड़े भी गंदे हो चुके थे। अपने दोस्तों के सामने अपनी माँ को ऐसी हालात में देखकर पंकज ने सोचा कि यदि मेरे दोस्तों को पता चला कि यह मेरी माँ और बहन है तो मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी आरती ने, अरे बिना मतलब के गले क्यों पड़ रहे हो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो और कौन हो। फिर पंकज भी बोला, कौन हो तुम लोग। अगर तुम लोग यहाँ काम मांगने आए हो तो हमारे घर में पहले से ही काम वाली बाई लगी हुई है। अपने बेटे के मुंह से यह शब्द सुनकर शकुंतला जी तो जैसे काटो तो खून नहीं, वह जड़वंत रह गई। उसे देखते ही रह गई। सोचने लगी कि जिस बेटे के लिए उन्होंने आज तक इतना त्याग किया, कैसे वह बेटा आज अपनी माँ को ही पहचानने से इनकार कर सकता है। उनकी आंखों से तो जैसे आंसुओं की झरना ही फट पड़ा। तभी प्रिया आगे बढ़कर अपनी माँ के आंसुओं को पोंछने लगी और बोली, भैया क्या सचमुच आप नहीं जानते यह कौन है। यह वही बदकिस्मत माँ है जिसे आप जैसे बेटे को अपनी पूरी जिंदगी अपने निछावर कर दी। यह वही माँ है जिसके प्यार और विश्वास को धोखा देकर आज तुम इस आलीशान सोसाइटी में रह रहे हो। प्रिया के मुंह से यह बात सुनकर पंकज के दोस्त हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। तभी पंकज बोला, 2 पैसों की औकात नहीं और मुझे ज्ञान दे रही हो। ना जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अपने बेटे के मुंह से जिल्लत भरी शब्द सुनकर शकुंतला जी के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने बेटे के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, शर्म नहीं आई तुझे अपनी बहन के साथ इस तरह से बात करते हुए। तभी आरती बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर हाथ उठाने की। उसके इतना कहने की देर थी कि शकुंतला जी ने उसे भी एक थप्पड़ रसीद कर दे दिया। काश यह थप्पड़ मैंने तभी तुझे लगा दिया होता जब तूने मुझे मेरे सारे गहने लेकर बेच खाए थे। अरे मैं ही अपने बेटे के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि अपनी बेटी की एक बात ना सुनी। वह मुझे हमेशा चेतावनी देती थी कि कुछ पैसे अपने लिए भी बचा कर रखो, लेकिन मैं ही तुझ जैसे नालायक पर भरोसा करके अपना सब कुछ तुझे देती चली गई। काश मैं अपनी ममता को दरकिनार करके अपना सब कुछ तुझे ना दिया होता तो आज मेरी और मेरी बेटी की यह हालत ना होती। तभी पंकज गुस्से में बोला, तो कोई एहसान नहीं किया तुमने वह पैसे देकर। जो कुछ भी तुमने किया था वह तुम्हारा फर्ज था। तुम कोई अनोखी माँ नहीं हो। सभी माँ बाप अपने बच्चों को कामयाब बनाने के लिए त्याग करते हैं। फिर शकुंतला जी ने कहा, ठीक है बेटा, तूने मेरा प्यार देखा है लेकिन गुस्सा नहीं देखा। अगर मैं अपनी भरपूर कोशिश करके तुझे तेरे पैरों पर खड़ा कर सकती हूँ तो तू जैसे नालायक को ज़मीन पर गिराकर सबक भी सिखा सकती हूँ। उसी समय शकुंतला जी ने पुलिस को फ़ोन लगाया। थोड़ी ही देर में वह बुजुर्ग अंकल जिन्होंने शकुंतला जी और प्रिया की मदद की थी वहाँ पहुँच गए और उनके साथ सोसाइटी के अन्य लोग भी आ गए। बुजुर्ग अंकल बोले, ऐसी औलाद से तो बेऔलाद होना अच्छा है। कम से कम माँ बाप को यह दिन तो ना देखना पड़े। सोसाइटी के सभी लोग पंकज और उसकी पत्नी आरती पर उंगली उठा रहे थे। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां आ गई और शकुंतला जी की शिकायत पर पंकज को गिरफ्तार कर लिया गया। नतीजा यह हुआ कि पंकज को अपना नया फ्लैट अपनी माँ के नाम करना पड़ा, क्योंकि अपनी माँ को पैसे लौटाने के लिए अब उसके पास पैसे थे ही नहीं। प्रिया और शकुंतला जी अब अपने गांव वाले मकान में ही रहते थे। नए फ्लैट को किराए पर देकर जो भी पैसा आता था उसे अपने मकान की किस्त चुका रहे थे और सुखपूर्वक
अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।